what laws are applicable in these kind of situation which we are going through right now. But before I start that, last class में I had asked you a question, right? And I said I'll answer it in the next class. So we had discussed कि juristic person क्या होता है, और उसमें we had discussed कि ideal को कैसे juristic person और किस तरह की condition satisfy होने पर juristic person माना जाता है. उस चीज को ध्यान में रखते हुए I had asked you people that would a tower would be considered as a juristic person. उसमें कंडीशन ये थी कि जो टावर है वो लॉकडाउन में सबको हेल्प कर रहा है बिकॉज यू कैन गो ऑनलाइन एंड एवरीथिंग. सो देन पीपल स्टार्ट प्रेइंग फॉर द टावर, और उसको कुछ चढ़ाना शुरू कर देते हैं. बाहर से निकलते हैं, टावर के पास जाके नहीं, पर बाहर से निकलते हैं तो उसको हाथ जोड़ के जा रहे हैं या उसके लिए प्रे करके जा रहे हैं. तो वुड दैट मेक टावर अ जुरिस्टिक पर्सन? तो सिंपली बिकॉज उसको प्रे किया जा रहा है इसलिए उसको जुरिस्टिक पर्सन नहीं माना जाएगा, क्योंकि जुरिस्टिक पर्सन मानने के लिए जो कोर्ट का जजमेंट भी है और जो एसेंशियल था वो ये था कि उस चीज को स्टैब्लिश करते वक्त पार्टी का ये इंटेंशन रहा होना चाहिए कि या जो पार्टीज उसको स्टैब्लिश कर रहे हैं उसको पब्लिक एट लार्ज के लिए इस तरह के फेथ के पर्पस के लिए स्टैब्लिश किया होना चाहिए. ओनली देन इट इज कंसिडर्ड एज अ जुरिस्टिक पर्सन. ओनली देन एन आइडल बिकम्स अ juristic person. Same way this tower was not established. Tower को इस पर्पस से या इस इंटेंशन से स्टैब्लिश नहीं किया गया था कि it will be used as a for religious faith and this public at large के इस पर्पस के लिए उसको नहीं इंस्टॉल किया गया है कि वो एज ए रिलीजियस फेथ रिप्रेजेंट करे, इसलिए उसके अंदर उसको juristic person नहीं माना जाएगा. राइट? सो some students who did answer this question right, so always answer the question along with remembering what is the reason behind it. Right? So now let us start with the today's class, where we will be discussing certain laws which are applicable with respect to these kind of epidemic situations. Right? So first act which is in scene which is applicable right now is Epidemic Disease Act. Right? अब उस एक्ट में भी जो प्रोविजन है वो यहाँ पे मेंशन्ड है. बिफोर आई एक्सप्लेन द प्रोविजन, आई वुड प्रेफर दैट यू टू रीड इट अलोंग विथ मी एंड ट्राई टू रीड इट स्पीडीली. ट्राई टू डिवाइड, we'll practice dividing the essentials of a law. Right? So whenever you are reading, what are the keywords you should keep in mind whenever you are reading a law in a question? Okay, this is a law related to special measures or special powers which are provided to governments. Right? Now you have to keep in mind which government. Okay, when at any time the state government is satisfied. Okay, the state government is satisfied that or any part thereof is visited by or threatened with any outbreak of any dangerous epidemic, state government को जो ऑर्डिनरी प्रोविजंस ऑफ लॉ जो है वो इनसफिशिएंट अगर लगते हैं, इफ द ऑर्डिनरी प्रोविजन ऑफ लॉ इज देयर देन इन दैट केस स्टेट गवर्नमेंट को सेम पावर नहीं मिलेगा. लेकिन अगर ऑर्डिनरी प्रोविजंस लॉ को लग रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि कम है और उनको ज्यादा पावर की जरूरत है, तो पब्लिक नोटिस के द्वारा, बाय पुटिंग अ पब्लिक नोटिस, राइट, दे हैव टू टेक एक्शन आफ्टर पुटिंग अ पब्लिक नोटिस. Any particular temporary regulation, they cannot be permanent regulation under this law, right? They can make temporary regulation for this purpose to be observed by public or any person or class of person it shall deem necessary. So जो एक्शन है वो ऐसा होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है जो वो ऐसा होना चाहिए जो उस एपिडेमिक सिचुएशन के अंदर नेसेसरी है. राइट? To prevent the outbreak of such disease or spread thereof, and may determine in what manner by whom any expenses incurred shall be defrayed, etc. etc. Right? कोई भी अगर इस तरह का फैलाता है तो उसको क्या एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा एक्शन ले सकती है. राइट? द इंस्पेक्शन ऑफ पर्संस, इसके तहत स्टेट गवर्नमेंट जो है इन पर्टिकुलर रेलवेज के थ्रू या अदरवाइज, यानी एयरवेज के थ्रू या रेलवेज के थ्रू अगर कोई भी पर्सन आ रहा है तो उनका सेग्रीगेशन उनको अलग रख सकती है हॉस्पिटल में या टेम्पररी अकोमोडेशन में, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के द्वारा चेक किए जाने पे और बीइंग इन्फेक्टेड, अगर वो इन्फेक्टेड हैं उस डिजीज के या हो सकते हैं तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट का पावर है. दूसरे प्रोविजन जो है इसी लॉ में वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर से रिलेटेड. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर मिलता है, और वो क्या पावर है,
दैट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अगर लगता है कि इस तरह का कोई आउटब्रेक हुआ है डेंजरस एपिडेमिक सिचुएशन का, तो इन दैट केस इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन, इफ दे फील दैट ऑर्डिनरी प्रोविजंस ऑफ लॉ फॉर टाइम बीइंग आर फोर्स इन which are in force are insufficient, तो even central government जो है certain rules prescribe कर सकती है, right? But central governments के rules किससे related होंगे? Related to any ship or vessel leaving, arriving in any port, right? And for such detention जो कि इस particular ship में sail करने वाले हैं या sail करके आए हैं, as may be necessary, राइट? तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एपिडेमिक एक्ट इस तरह की चीजों के लिए एम्पावर करता है, ओके? अगर कोई भी पर्सन इस लॉ को डिसओबे करता है, ऐसी कोई रेगुलेशन जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है उसको डिसओबे करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन किसके अंडर लिया जाएगा? सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी हम विल डिस्कस इन अ व्हाइल, ओके? विल बी डिस्कसिंग दैट इन अ व्हाइल आल्सो। फिर प्रोटेक्शन टू पर्सन एक्टिंग अंडर द एक्ट, जो भी पर्सन इस एक्ट में एक्ट कर रहा है, तो कौन एक्ट करेगा? स्टेट ने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी लॉकडाउन कर रखा है, तो इन दैट केस उस लॉकडाउन को एनफोर्स कौन कर रहा है? पुलिस कर रही है। तो पुलिस अगर इस एक्ट के अंडर दिए गए किसी भी नोटिफिकेशन या लॉ को एनफोर्स करती है, तो उस पुलिस पर्सन के खिलाफ गुड फेथ में अगर वो एनफोर्स कर रहे हैं, गुड फेथ इज द की वर्ड, राइट? तो मैलिफाइडली नहीं, गुड फेथ में अगर एनफोर्समेंट किया जा रहा है, तो इन दैट केस उस पुलिस पर्सन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, राइट? दैट इज व्हाट द लॉ सेज। सो गुड फेथ में होना चाहिए। इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि अगर कोई पुलिस पर्सन है जो कि मैलिफाइडली इन रेगुलेशंस को लागू करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पड़ोस में कोई पुलिस पर्सन रह रहा है और क्योंकि लॉकडाउन है एक पर्टिकुलर रूट पे, इसलिए मुझे मेरे घर में बंद करता है, वो बाहर से लॉक लगा के जा रहा है। सो इन दैट केस वुड दैट बी इन गुड फेथ? गुड फेथ का मतलब लीगली परमिटेड जो एक्शंस होंगे, ठीक है, उसको बोनाफाइड भी कहते हैं। गुड फेथ इज ऑल्सो रेफर्ड एज बोनाफाइड। गुड फेथ, मैलिफाइड इज द वर्ड यूज्ड फॉर बैड फेथ, राइट? गुड फेथ इज बोनाफाइड एंड मैलिफाइड, राइट? ऑपोजिट ऑफ इट इज मैलिफाइड। तो अगर कोई गुड फेथ में एक्ट करा, तो गुड फेथ का मतलब सही काम करना, गलत चीजें जो है वो गुड फेथ में नहीं आएंगी, ठीक है? तो बाहर से लॉक कर रहे हैं पुलिस पर्सन, खुद ही लोगों को बाहर से घरों में बाहर से लॉक लगा के जा रहे हैं, वो अलाउड नहीं है। लेकिन अगर कोई बाहर आ रहा है और पुलिस को ऐसा लगता है कि उसके पास जेन्युइन रीजन नहीं है, इसलिए वो जबरदस्ती बाहर आ रहे हैं, तो उसको पकड़ना या उसको वापस भेजना या जरूरत पड़ने पे लाठीचार्ज करना, इन दैट केस these actions would not come under the category, would not entitle the victim to sue the police, right? Q, because the law clearly says that no suit or any other legal proceeding shall lie against any person for anything done in good faith intended to be done under this act, right? देखो, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोविजन जो गुड फेथ में ऐसा प्रोविजन कर रहा है। जैसे भारत ने अप्रोच की है विद रेस्पेक्ट टू दिस एपिडेमिक कोविड-19 के रिगार्डिंग कि हम लोग जो है लॉकडाउन करेंगे, राइट? सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। लेकिन वहीं यूके में एक पॉलिसी इनिशियली यूके की गवर्नमेंट ने यूज करी थी, दैट वाज ट्राइंग टू डेवलप मास immunity, right? So mass immunity की practice के तहत they did not start with lockdown, they rather allowed lot of people to go out and everything. That was their scientific approach. They thought that will help in developing mass immunity, which it did not, it seems, because later they also switched to lockdown etc. But anyways, अब वो जो action उनकी government के द्वारा लिया गया उस epidemic situation में, let us say Indian government had done the same thing, then also this under epidemic act no action would lie, राइट? गवर्नमेंट का अगर ऐसा कोई भी ऑर्डर या नोटिफिकेशन आता है जो कि गवर्नमेंट गुड फेथ में पास करती है एपिडेमिक लॉ के अंदर, तो चाहे गवर्नमेंट है चाहे उस निर्देशों को फॉलो करने वाले लोग हैं गवर्नमेंट के, उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता, राइट? दैट इज व्हाट द एक्ट इज टॉकिंग अबाउट। नाउ व्हाट इज सेक्शन 188, राइट? सेक्शन 188 talks about disobedience to orderly or to order duly promulgated by public servant. कोई भी public servant ने अगर किसी भी तरह का ऑर्डर दिया है और उसका प्रॉपर पालना नहीं होती है, उसका मिसयूज हो रहा है, उसको नहीं फॉलो किया जा रहा है, then in that case what action can be taken against that person? क्योंकि देखो, जो एपिडेमिक एक्ट है वो तो इस बात के लिए एम्पावर कर रहा है कि
क्या स्टेट गवर्नमेंट्स एक्शन ले सकती है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्शन ले सकती है इस तरह के एपिडेमिक्स में जहां पे कि नॉर्मल लॉ इनसफिशिएंट हो रहा है, इसलिए वो कुछ स्पेशल लॉज बना सकती है और उन स्पेशल लॉज को लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। पर अगर फॉलो किया जाता है तो उनके खिलाफ किस ऑफेंस, क्या इस ऑफेंस में किस आईपीसी में किस धारा के तहत एक्शन लिया जाएगा, दैट इज सेक्शन 188, राइट। तो लीगल जीके जो लोग चाह रहे थे उनके लिए भी दिस इज इंपॉर्टेंट दैट दिस इज वन ऑफ द सेक्शन अंडर विच एक्शन वुड बी टेकन, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में भी आया है, एडिटोरियल में भी आया है, सो इट ऑटोमेटिकली सेक्शन नंबर बिकम्स इंपॉर्टेंट अगर लीगल जीके के परस्पेक्टिव से क्वेश्चन आता है इलिट पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्दो क्लैट में दे आर नॉट आस्किंग सेक्शन नंबर्स अनटिल अनलेस ऑफ कोर्स इट इज अ सेक्शन नंबर जो कि न्यूज में है लाइक दिस वन, राइट। तो सेक्शन 188 आईपीसी इंडियन पेनल कोड का जो है वो गवर्नमेंट को उन केसेस में एक्शन लेने के लिए एम्पावर करता है जहां पे कि कोई भी गवर्नमेंट के ऑर्डर की कोई पर्सन पालना ना करे। वो सिर्फ जैसे सेक्शन 188 खुद एपिडेमिक एक्ट के बारे में नहीं बात कर रहा है। सेक्शन 188 ये कहता है कि गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर है, अगर कोई भी ऑर्डर पब्लिक सर्वेंट ने प्रोमोलिगेट किया है, लॉफुली एम्पावर्ड सर्वेंट ने प्रोमोलिगेट किया है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल है, उसका टीचर है और वो अपनी कॉलोनी के लिए ये रूल निकाल देता है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो इज दैट अ रूल विच एवरीवन इज बाउंड टू फॉलो? इज दैट अ राइटफुल अथॉरिटी टू put lockdown in place or a curfew in place? No. पुलिस और द मजिस्ट्रेट और रेलिवेंट अथॉरिटी जो है, एम्पावर्ड अथॉरिटी जो है, वही ये लॉज लागू कर सकती है। तो अगर रेलिवेंट अथॉरिटी ने कोई रूल निकाला है, कोई पर्टिकुलर लॉ बनाया है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में और उस रेलिवेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए लॉ को कोई पर्सन नहीं फॉलो करता है, राइट, ही इज डायरेक्टेड टू एब्सटेन from certain act or to take certain order with certain property in possession or under his management disobeys such direction shall, if such disobedience causes or tends to cause obstruction, annoyance or injury or risk of obstruction, annoyance, injury to any person lawfully employed be, यानी कि not only you have to follow the direction, अगर कोई पर्सन जो कि गवर्नमेंट का ऑर्डर लागू करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको भी रोक रहे हैं, उसके काम में भी बाधा क्रिएट कर रहे हैं, तो जैसे पुलिस अगर आपको कह रही है कि भी आप घर में जाइए या आप रोड पे मत घूमिए और आप उनको भी रोकते हैं अपना काम करने में, तो सेक्शन 188 उस पर लागू हो जाएगा, राइट। then the person would be punished with simple imprisonment of so and so time period, okay। but if such disobedience causes or tends to cause danger to human life, यानी एक तो आप सिंपली उसको रोक रहे हैं, राइट, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, और एक आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि ह्यूमन लाइफ को डेंजर होगा, हेल्थ सेफ्टी को डेंजर होगा, रायट है, अफरे हो सकता है, फायर या इस तरह का कोई सीरियस क्राइम हो सकता है, तो इन दैट केस पनिशमेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो 188 भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक जिस केस में अगर आप सिंपली ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो, अनॉयंस कर रहे हो या इंजरी हो सकती है, इसके चांसेस हैं, और एक केस में जहां पे कि आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि एंडेंजरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ हो गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो आप सिंपली लॉकडाउन फॉलो नहीं कर रहे हो, एक आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे हो। जैसे पब्लिक प्लेस पे आप कोई जरूरी सामान ले जाने तो अभी बाहर जा सकते हैं, तो अगर आप जरूरी सामान ले जाने के लिए बाहर गए और वहां पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी थी, वो आपने फॉलो नहीं की, देन इन दैट केस ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, इन दैट केस सोशल डिस्टेंसिंग ना फॉलो करने पे यू आर नाउ एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ, राइट। सो इन दैट केस इट विल attracts more punishment, that is up to 6 months, and in case आप simple obstruction कर रहे हो, then the punishment would extend to 1 month, राइट। तो लाइफ एंडेंजरिंग वाला काम करा है, तो इन दैट केस द पनिशमेंट वुड बी मोर अंडर सेक्शन 188, एंड इन केस अगर सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन है, अनॉयंस है, इंजरी या रिस्क है कुछ तरह की ऑब्स्ट्रक्शन की, तो इन दैट केस द पनिशमेंट वुड बी डिफरेंट। Now there is an explanation to this section, and the explanation is that it is not necessary that the offender should intend to produce harm. जैसे जरूरी नहीं है कि आप, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि भाई ठीक है, हमारा कोई इंटेंशन ही लॉकडाउन को तोड़ने का, पर गुड फेथ में ऐसे बाहर जाके देख के आते हैं कि क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है और सब अंदर है कि नहीं, ये हम चेक करके आ रहे हैं। तो बात, काफी लोग हैं जिनकी आदत होती है कि अब तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन की वजह से आप सबकी आदत छूटी होगी या आप लोग अब ऐसा नहीं कर रहे होंगे, बट जैसे कुछ लोगों का आदत होती है कि थोड़ी देर हुई है, बहुत देर हो गई, अंदर बैठे हैं तो घर के बाहर जस्ट चेक करके आ रहे हैं बाहर, इसलिए गाड़ी पे निकल गए हैं चारों तरफ घूमने के लिए। तो इनका इंटेंशन तो है नहीं लॉकडाउन ब्रीच करने का, रादर दैट कि भाई अपन भी जाके मना करके आएंगे। तो इन दैट केस इफ दे नो दैट
your act will be similar to a disobedience, which is likely to, as is likely to produce harm. So आपको इसमें क्या है? But it can cause harm. Why it can cause harm? Because then everyone else could also feel like we can get out, right? Which can create a kind of impression in mind of other people's also. So if it is possible that due to your disobedience it can cause harm, then also you are going to be punished under this law. जरूरी नहीं है कि आपका intention हो कि आप disobedience करो या आपका intention हो कि आप किसी को harm करो. अगर disobedience हो रहा है, then in that case and harm possible है, तो in that case action would be taken against the person. Right? Just because आप अपने घर के बाहर खड़े हो, तो would that automatically make it a case of violation of lockdown? No, exactly. You have to do something more than that, right? More than just more than what is required by law not to be done, right? So if you actually do that, चाहे intentionally चाहे unintentionally, likely भी है, right? Should intend to produce और क्लैट का जो नोटिफिकेशन था उसमें भी क्लैट ने आपको कहा है कि आप इस तरह की वर्डिंग्स का ध्यान रखिए प्रिंसिपल को पढ़ते वक्त, पैराग्राफ को पढ़ते वक्त, कि और लिखा है. ये जरूरी नहीं है कि आप इंटेंड करो. अगर आप कंटेम्पलेट कर सकते हो, सोच भी सकते हो कि इससे डिसओबीडियंस लाइकली है जिससे कि हार्म हो सकता है, देन इन दैट केस ऑटोमेटिकली इट वुड बी अ सफिशिएंट केस वेयर यू कैन बी स्यूड. ठीक है, आपको बस पता है कि जो ऑर्डर आप आपको पता है उस ऑर्डर के बारे में जो कि आप डिसओबे कर रहे हो, दैट इज सफिशिएंट. ओके, तो तफरी करने के लिए भी आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, राइट? दैट वुड ऑल्सो. सो नाउ लेट अस डिस्कस. इफ यू हैव अंडरस्टूड द लॉ, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लॉ. स्टेट गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है. गुड फेथ में इस लॉ को जो फॉलो कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई केस नहीं होगा. देखो, क्लैट में भी जब आप पैराग्राफ पढ़ते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप उस पैराग्राफ को कंप्लीटली याद रखो, राइट? उसके क्वेश्चंस को याद रख के नहीं सॉल्व करना है, लेकिन एटलीस्ट जब तक आप 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 5 मिनट का तो रिटेनिंग होना चाहिए ऑफ व्हाट इज द लॉ गिवन, राइट? व्हाट इज द पैराग्राफ ट्राइंग टू से. तो आप पैराग्राफ को पढ़ते वक्त बहुत ध्यान से पढ़िए और उसमें और, मे, शैल, इस तरह की बातों का ध्यान रखिए. किसके लिए ऑब्लिगेशन बनाया जा रहा है, किसको ड्यूटी दी जा रही है. देखो, कोई भी लॉ होगा या तो किसी को कोई राइट देगा या किसी को ड्यूटी देगा. तो आप उस लॉ को पढ़ते वक्त ये ध्यान रखिए कि इसमें किसके लिए राइट मिल रहा है और किसके लिए ऑब्लिगेशन है. राइट है गवर्नमेंट के पास कि वो सर्टेन एक्शंस ले सकती हैं, सर्टेन प्रोविजंस बना सकती हैं अगर एपिडेमिक काइंड ऑफ सिचुएशन होती है तो. और ऑब्लिगेशन है लोगों के पार्ट पे कि गवर्नमेंट जो भी इस तरह के स्पेशल लॉज बनाए जो कि नेसेसरी है एपिडेमिक सिचुएशन के लिए, तो इन दैट केस वो एक्शंस को फॉलो करना, दैट वुड बी द ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, राइट? Now, case first, let us say, and this is an actual case of epidemic act, right? Cholera का जब spread हो रहा था, तो इन केस जब कॉलरा स्प्रेड हो रहा था तो एक वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया गया था. अभी भी किया जा सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोविड का कोई वैक्सीनेशन आ जाता है तो गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस करती है. और गवर्नमेंट ने उस वक्त ये रूल बनाया था कि कोई भी पर्सन जो पर्सन वैक्सीनेटेड नहीं है वो इधर उधर नहीं जाएगा. तो उस वक्त रूल ये था कि या तो आप वैक्सीनेटेड होंगे और वैक्सीनेटेड होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट या कैरी करने के लिए कार्ड दिया जाएगा. वो कार्ड आप हर जगह पे कैरी करेंगे टू शो कि आप वैक्सीनेटेड है, तभी आपको बाहर जाना अलाउड होगा, वरना आपको अंदर बंद रहना पड़ेगा, राइट? नाउ इन दैट केस एक पर्टिकुलर पर्सन जो पिटिशनर है, जो पर्सन था लेट अस से एस, जो है एस ने जो है मना कर दिया कि वो वैक्सीनेशन नहीं फॉलो करेगा, राइट? उसका नहीं फॉलो करने का कारण ये था कि उसके हिसाब से उसने सफिशिएंट होम्योपैथी या आयुर्वेदिक या कोई भी मेडिसिन ले रखी है और उससे उसको कॉलेरा नहीं होगा या नहीं वो स्प्रेड करेगा. नाउ इन दिस केस अगला पर्सन ये गुड फेथ में मान रहा है कि उसे वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का लॉ है वो उसे क्लियरली पता है कि उसे वैक्सीनेशन करवाना है और वैक्सीनेशन करवाने के बाद उसका कार्ड लेना है कि वो वैक्सीनेटेड है, तभी वो कहीं आने जाने के लिए अलाउड है. जैसे आज की तारीख में भी इवन इफ किसी पर्सन को लगता है कि हमको थोड़ी है कोविड, राइट, हमको तो कोरोना वायरस नहीं है तो इसलिए तो हम गुड फेथ में बाहर जा रहे हैं, हम थोड़ी किसी को स्प्रेड कर रहे हैं. पर लॉ ने कहा है कि भाई आप घर में ही रहेंगे, आप बाहर नहीं जाएंगे. तो क्या ये एक्सक्यूज वैलिड एक्सक्यूज होगा उस पर्सन के लिए? That will not be a valid excuse for this person. And in this case also petitioner की जो आर्ग्यूमेंट थी वो कोर्ट ने अलाउ नहीं करी. कोर्ट ने कहा कि अगर आपको ये लगता है कि ये मेथड है, दूसरे मेथड आपके लिए काम कर रहे हैं और आपको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, तो भी आपको वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा. क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोई भी नया लॉ बनाती है एपिडेमिक एक्ट के अंदर, तो वो एक्ट के अंदर बनाया गया नया लॉ पार्टीज को, लोगों को, सिटीजन्स को फॉलो करना पड़ेगा.
राइट। तो सिंपली बिकॉज आपको लगता है कि ये तरीका ठीक नहीं है, और भी अच्छा तरीका है, जैसे किसी को लगे कि नहीं एपिडेमिक जो कोरोना वायरस है तो स्प्रेड होगा, फिर सबकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तभी ये एक्शन वैलिड होगा, तभी कुछ हो पाएगा, वरना लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा। इसलिए वो पर्सन गुड फेथ में देश को कोरोना वायरस से बचाने के लिए सब जगह कोरोना वायरस स्प्रेड करने निकल पड़ता है, जबकि उसे भी पता है कि लॉकडाउन का लॉ इज इन प्लेस। नाउ इन दैट केस दैट पर्सन वुड बी लायबल। ये कहना कि भाई आपको गवर्नमेंट के द्वारा सुझाए गए या गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए निर्देश एपिडेमिक सिचुएशन के लिए, उस डिजीज के लिए ठीक नहीं लगते हैं, दैट इज नॉट अ वैलिड जस्टिफिकेशन टू नॉट फॉलो द लॉ, राइट। सो इन दिस केस ऑल्सो, जहां पे कि एक पर्सन जो कि कॉलरा एपिडेमिक के वक्त बाहर निकल रहा है और वैक्सीनेशन लेने से मना कर रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से वैक्सीनेशन से और उल्टे साइड इफेक्ट होते हैं, तो ये काम का नहीं है। अगर गवर्नमेंट कंपलसरी वैक्सीनेशन कर देती है तो आपको कंपलसरी वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा। कोई भी पर्सन अगर इसको गलत एक्सक्यूज लेता है कि नहीं नहीं ये वैक्सीनेशन ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है, और गवर्नमेंट सर्वेंट जो जा रहे हैं, देखो जो सेकंड प्रोविजन था बाद में कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट को काम करने से रोक भी रहे हो, ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट कर रहे हो, तो भी आप लाइबल होंगे अंडर सेक्शन 188। तो अगर कोई पर्सन जो है गवर्नमेंट की तरफ से लोग आ रहे हैं जो आपको वैक्सीनेट करेंगे या आपकी जांच करेंगे, और आप उनको मदद नहीं कर रहे हो, उल्टा आप उनको रोक रहे हो, हेल्प भी नहीं कर रहे हो तब भी, या करने नहीं दे रहे हो उनको काम, तब भी सेक्शन 188 लगाया जाएगा। और जहां पे कि वो लोग आपको वैक्सीनेशन दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, और वो भी आप लेने से मना कर रहे हो, तब भी सेक्शन 188 लगाया जाएगा। अगर एपिडेमिक एक्ट के तहत नोटिफाई करके कोई लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि ये मेजर्स हम लेंगे और इस मेजर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, फिर चाहे वो जांच का हो चाहे वो वैक्सीनेशन का हो, द पीपल हैव टू ऑब्लाइज विद इट। इफ दे डू नॉट ऑब्लाइज, देन अंडर एपिडेमिक एक्ट उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। और डेफिनेटली आई बिलीव, मेरा ये मानना है कि अगर अगर एपिडेमिक एक्ट का पैराग्राफ आपके एग्जाम में आता है तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये तो एक्चुअल केस है एपिडेमिक एक्ट के अंडर, जो कि, और देखो क्लैट ने जब भी क्वेश्चंस बनाए और बनाते भी हैं, तो जब भी वो एक लॉ देते हैं तो उस लॉ से रिलेटेड जो ऑब्वियस सवाल बनते हैं वो आपको जरूर पूछेंगे, कम से कम उसकी तैयारी तो आपको करनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो उसके बाद आते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन कि गवर्नमेंट ने कोई वैक्सीनेशन कंपलसरी करा, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन टेस्टिंग कंपलसरी करा, तो लोगों को वो टेस्ट या वैक्सीनेशन लेने देना पड़ेगा। लोग जो हैं अगर उसको मना करते हैं तो सेक्शन 188 के तहत एपिडेमिक एक्ट की वजह से उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्ट कर, जैसे खुद की जांच का मना नहीं कर रहे हैं पर किसी और की जांच करने से भी रोक रहे हैं, तब भी एक्शन लिया जाएगा, राइट। द नेक्स्ट question, next case could be, let us say people who want to roam free। तो कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं नहीं कुछ होता नहीं है, हम तो, हमारा तो बहुत अच्छा इम्यूनिटी स्ट्रांग है, राइट, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको कुछ नहीं हो सकता है, कोरोना वायरस हमारा क्या बिगाड़ेगा, इसलिए हम तो बाहर जाएंगे, राइट। और इसलिए वो ये कहते हैं कि हमारा राइट टू लाइफ जो है वो वायलेट हो रहा है। तो इन दैट केस विल दे सक्सीड अगेंस्ट द गवर्नमेंट? दे आर सेइंग कि गवर्नमेंट का जो लॉ है उसकी वजह से हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो वायलेट हो रहा है। तो इन दैट केस विल दे सक्सीड? देखो गवर्नमेंट को ये एपिडेमिक एक्ट जो है उसके नोटिफिकेशन किन सिचुएशंस के लिए है? वो इन्हीं सिचुएशंस के लिए है जहां पे कि नॉर्मल लॉ सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है। तो अगर नॉर्मल लॉ इनसफिशिएंट है, इसीलिए गवर्नमेंट ने स्पेशल लॉ बनाया है कि सब लॉकडाउन में रहेंगे। तो अब इन दैट केस ऑटोमेटिकली आपका जो राइट टू लाइफ या लिबर्टी है उसके ऊपर ही एक्सेप्शन लग जाएगा, उसके ऊपर ये लॉ लग जाएगा। और जो पैसेज में लॉ है वो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है ऐसा लॉ बनाने का, इसलिए दैट राइट इज नॉट वायलेटेड, एंड इवन इट इज वायलेटेड इट इज जस्टिफाइड हियर। व्हाई? बिकॉज पैराग्राफ ये कहता है कि गवर्नमेंट इस तरह का डिजीज को रोकने के लिए नेसेसरी लॉ बना सकती है। तो क्या ये, जैसे कोविड-19, वी आई एम गोइंग टू प्रिज्यूम दैट इन दिस क्वेश्चन, क्या कोविड-19 ऐसी डिजीज मानी जाएगी जिसके लिए लॉकडाउन हो सकता है, या ये नेसेसरी एक्शन है? माना जा सकता है, राइट, इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए नेसेसरी एक्शन, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा हाईली कंटेंजियस डिजीज है। तो हाईली कंटेंजियस है तो इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग एक वैलिड तरीका माना गया है इसको अवॉइड करने का। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट अनाउंस करती है लॉकडाउन तो वो एक नेसेसरी एक्शन है। जैसे कल को गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि कोई भी घर में बैठ के टीवी नहीं देखेगा क्योंकि कोविड-19 फॉलो जो है वो स्प्रेड कर रहा है, तो
Will that be a necessary action? So can you challenge that, and will that notification be valid under the given law? Of course not, क्योंकि प्रिंसिपल में क्या लिखा था या पैसेज में क्या लिखा था कि नेसेसरी जो है उसको स्प्रेड करने से रोकने के लिए जो नेसेसरी एक्शन है वो गवर्नमेंट ले सकती है। तो टीवी नहीं देखेंगे ये कोई नेसेसरी एक्शन नहीं है, लेकिन ये नेसेसरी एक्शन है क्योंकि हाईली कंटेंजियस डिजीज है, इसलिए आप बाहर नहीं घूमेंगे या सोशल डिस्टेंस नहीं करेंगे, खूब सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे, ये वैलिड है। इवन इफ आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वायलेट हो रहा है, दिस लॉ वुड बी वैलिड। ओके, so under the act, will they succeed? These people will not succeed. Okay, now petitioner is aggrieved by the non availability of hand sanitizer. This is also an actual case. Okay, someone had filed a PIL in Kerala or Karnataka, I believe, जहां पे कि हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क जो है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं थे, and objects to stoppage of selling of mask at particular shops only as notified by the government. ये जो पर्सन है इसने ये ऑब्जेक्शन रेज किया है कि फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ये मास्क वगैरह हर कोई जगह पे अवेलेबल नहीं है, जबकि एपिडेमिक फैल रहा है तो सभी लोगों के लिए ये मास्क या सैनिटाइजर अवेलेबल होने चाहिए। जबकि गवर्नमेंट का एपिडेमिक एक्ट के अंदर नया नोटिफिकेशन आ गया जिसके तहत गवर्नमेंट ने शॉप्स फिक्स कर दी या जगह फिक्स कर दी वहां पे ही इस तरह के जो प्रिकॉशंस वाली चीजें हैं, चाहे सैनिटाइजर या मास्क एक्सेट्रा मिलेंगे। Now in this case, will this notification be valid under the act? तो हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, क्योंकि ऐसी चीजों में ये चीजें बिकेगी, प्रॉफिटेरिंग होगी या गलत ज्यादा बिकेंगी, ज्यादा प्राइस पे लोग बेचेंगे, तो एक रीजनेबल एक्शन है और गवर्नमेंट ये एक्शन नेसेसरी एक्शन में भी आएगा ताकि लोग जो है एक सर्टेन प्राइस पे ही उसको खरीदें। तो इट विल कम अंडर नेसेसरी एक्शन, द पर्सन पिटिशनर विल नॉट सक्सीड, राइट। अगर गवर्नमेंट शॉप्स या जगह फिक्स कर देती है कि यहीं पे ये चीजें मिलेंगी तो दैट वुड बी वैलिड। ओके, इन सोर्सेस से मिलेगी। would the challenge to government regulation succeed? No, right, वो नेसेसरी एक्शन में आ जाएगा क्योंकि एपिडेमिक है, ऑफकोर्स शॉर्टेज हो सकती है, तो गवर्नमेंट अगर नेसेसरी एक्शन के तहत ये डिसाइड करती है कि हम जहां बता रहे हैं वहीं पे ये चीजें मिलेंगी तो ये वैलिड है, राइट। लेकिन लेटेस्ट से शॉर्टेज ही हो गया, वो चीजें मिल ही नहीं रही, तो कैन द गवर्नमेंट भी डायरेक्टेड टू से कि भाई कोई, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग गवर्नमेंट ने ऑर्डर करा, अगर बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है तो भी डायरेक्शन जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का वैलिड होगा, राइट। मिल ही नहीं रही है तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर सकती है, लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, विल डिस्कस इन दी कमिंग क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट अस प्रिज्यूम द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड लॉकडाउन कंटिन्यूज इवन आफ्टर द पेंडेमिक इज ओवर, राइट। अगर एपिडेमिक खत्म हो गया उसके बाद भी गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर किया गया इस तरह का जो एक्शन है वो कैरी ऑन हो रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा पैंडेमिक के बाद भी गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अंदर बहुत हवा साफ हो गई है, अच्छा जलंधर से कुछ हिमालयन रेंज दिख रही है, पठानकोट से दिख रही है, तो इसलिए अच्छा होगा कि हम साफ हवा तभी रखेंगे जब सब अंदर ही रहेंगे, तो परमानेंटली लॉकडाउन कर दिया जाए, तो विल दैट बी वैलिड ना। ऊपर प्रोविजन में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि गवर्नमेंट जो है सिर्फ नेसेसरी एक्शन लेगी, और नेसेसरी एक्शन भी जो होंगे वो कैसे होंगे, दे शुड बी टेम्पररी रेगुलेशन, राइट। परमानेंटली अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है या एपिडेमिक खत्म हो गया उसके बाद लेटर से गवर्नमेंट कहती है यार 3-4 दिन और जो है अपन साफ हवा रखते हैं, इसलिए पेंडेमिक तो बिल्कुल सही हो गया, पर हफ्ते भर और लॉकडाउन रखेंगे एज ए प्रिकॉशन फॉर पेंडेमिक, नहीं साफ हवा के लिए, तो इज दैट अ नेसेसरी एक्शन अलाउड अंडर द एपिडेमिक एक्ट? नो, right? So in that case, will the government's order be valid? No, this order will not be valid, ठीक है। even if no matter how much you feel like हाँ बिल्कुल साफ हवा है एक्सेट्रा, पोल्यूशन भी एक तरह का एपिडेमिक है, that will not come under a disease situation, okay? So in case अगर गवर्नमेंट अनाउंस कि लेटर से पोल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से कोई ऐसी डिजीज डेवलप हो जाए, जैसे सभी लोगों को अस्थमा होना शुरू हो जाए बिकॉज ऑफ सीवियर पोल्यूशन, and thus government orders lockdown ताकि pollution ना हो, and it has been successful also, तो necessary situation में आएगा कि नहीं आएगा, तब respiratory जो ये अस्थमा है वो epidemic situation में आ जाएगा और pollution जो है उसका कारण बन जाएगा, तो in that case action could be taken। तो आपका examiner question किस फॉर्म में फ्रेम करेगा वो डिपेंड करता है, वो आप उसी वक्त पढ़ेंगे, लेकिन जब आप बहुत सारी सिचुएशंस ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं किसी लॉ से रिलेटेड, तो ऑटोमेटिकली एग्जाम में भी जब वो पैसेज आता है तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट। सो थिंक व्हेनेवर यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर और एनी न्यू लॉ, डू प्रैक्टिस दिस थिंग व्हिच वी आर डूइंग इन दिस सेशन, think about many example related to that law, right? Think about many situation related to that law,
Examiner is also going to do the same thing, right? So another question related to the Epidemic Act could be, in case government announces social distancing measures and a lockdown for disease spread by blood transfusion, अगर कोई डिजीज है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से स्प्रेड होती है, उसके लिए गवर्नमेंट सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन करे, तो will that be a sensible necessary action to spread that kind of disease? So I don't think so. I hope you understand. ब्लड से जो ट्रांसफर होगी, तो जब तक कि आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल एड्स हो गया, राइट, वो ब्लड के केस में ब्लड से ट्रांसफर होता है, या इस तरह के कारणों से ट्रांसफर होता है, एक दूसरे से मिलने से या टच करने से नहीं ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर ऐसे केसेस में गवर्नमेंट सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन लागू करती है, तो एपिडेमिक एक्ट में विल दैट बी वैलिड रेगुलेशन ऑर्डर्ड बाय गवर्नमेंट? दैट विल नॉट बी, राइट, बिकॉज उस प्रोविजन में ऑलरेडी लिखा है कि एपिडेमिक को स्प्रेड करने से रोकने के लिए जो चीज चाहिए, जैसे गवर्नमेंट कल को ऑर्डर निकाल दे कि टीवी नहीं देखेंगे या आप एक ही वक्त का खाना खाओगे क्योंकि कोविड स्प्रेड हो रहा है, तो एक ही वक्त का खाना खाने का स्प्रेड को कम करने से कोई रिलेशन नहीं है, वो नेसेसरीली रिक्वायर्ड नहीं है। तो इन दैट केस दैट प्रोविजन, दैट जो गवर्नमेंट का प्रोविजन होगा या लॉ होगा, वो वैलिड नहीं होगा। एपिडेमिक एक्ट में भी गवर्नमेंट वही लॉ निकाल सकती है जो कि उस एपिडेमिक को कम करने के लिए अच्छा हो। हर कोई ऑब्लिग ऐसा नहीं है एपिडेमिक है तो कुछ भी निकालेंगे, राइट, दैट लॉ हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द गिवन लॉ, एंड द गिवन लॉ इज जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, राइट। देन लेट अस से अगर कोई हाईली इंफेक्शियस डिजीज है और जो कि टच से स्प्रेड हो रही है और गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया है, इससे डेली वेज वर्कर्स की जॉब जा रही है, राइट, दे आर लूजिंग देयर जॉब, बिकॉज ऑफ दैट इन केस व्हेन दे आर लूजिंग देयर जॉब दे वांट टू स्यू द गवर्नमेंट की ये एक्शन वैलिड नहीं है, राइट, तो विल दे सक्सीड? अब ये तो एक्चुअल प्रॉब्लम है, इंडिया में भी अभी फेस हो रही है। बहुत सारे लोग जो डेली वेज वर्कर्स हैं उनके लिए दिक्कत आ रही है, उनके लिए ज्यादा दिक्कत आ रही है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है लॉकडाउन की वजह से। तो अब इन दिस केस फिर भी क्या ये नोटिफिकेशन वैलिड रहेगा लॉकडाउन का? जब लोग डेली रूटीन में खाने पीने की व्यवस्था नहीं देख पा रहे हैं, तो विल दिस नोटिफिकेशन अंडर द एपिडेमिक एक्ट बी वैलिड और नॉट? देखो, आपके जब भी लीगल में क्वेश्चन आता है तो आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचोगे, ह्यूमेन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचोगे, बाकी दूसरे तरीके से नहीं सोचना है, सिर्फ पैराग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो पैराग्राफ ने क्लियरली कहा है या लॉ ने क्लियरली कहा है, हमने ऊपर पढ़ा है कि एपिडेमिक को डील करने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है वो फॉलो होंगे। उल्टा आप उनको अगर विरोध करोगे या उनको ना फॉलो करोगे तो इन दैट केस आपके खिलाफ अलग से आईपीसी में केस फाइल हो सकता है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें डेली वेज वर्कर्स को नुकसान हो रहा है, द ऑर्डर इज स्टिल वैलिड, राइट। आप उसमें आपको भावुक नहीं हो जाना है, सेंटिमेंटल नहीं हो जाना है कि यार लोगों का क्या होगा, उनको अलाउ करो बाहर, राइट। एपिडेमिक से डील करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्शन जरूरी है, लॉकडाउन जरूरी है, क्योंकि टच से डिजीज स्प्रेड हो रही है। देन इन दैट केस दिस लॉकडाउन इज वैलिड, दिस नोटिफिकेशन इज वैलिड। सो इवन इफ पीपल आर लूजिंग देयर जॉब, you cannot say the order is invalid. The order is still valid, right? Now due to lockdown, let us say हाईली इन्फेक्शियस डिजीज को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है, और लोग ये कह रहे हैं, ये भी एक एक्चुअल सिचुएशन है जो कि न्यूज में रही है, कि भाई हमको रिलीजियस प्लेस पे प्रे करने को नहीं मिल रहा है, तो हमारा राइट टू प्रे एट राइट टू रिलीजन, प्रोफेस रिलीजन वायलेट हो रहा है। विल दे सक्सीड? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। ये कहना कि हमारा रिलीजियस प्लेस पे जाके प्रे करने का मन करता है और वहां पे हम नहीं जा पा रहे हैं तो हमारा राइट वायलेट हो रहा है एपिडेमिक एक्ट की वजह से या लॉकडाउन की वजह से, तो वैलिड नहीं होगा। अगर हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है जो किस तरह से स्प्रेड हो जाती है या हो सकती है, अगर रिलीजियस प्लेसेस को भी लॉकडाउन किया जाता है, तो इन दैट केस नो वन कैन ऑब्जेक्ट टू इट एंड पीपल हैव टू फॉलो द ऑर्डर। अंडर दिस लॉ द नोटिफिकेशन वुड बी वैलिड बिकॉज डिजीज इस नेचर की है। अभी कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली डिजीज होती तो लॉकडाउन वुड नॉट मेक सेंस, बट इन दिस डिजीज इट डज मेक सेंस क्योंकि ये स्प्रेड हो रही है टच के थ्रू। तो इवन दैट राइट कि हमारा राइट टू प्रे एट रिलीजियस प्लेसेस वायलेट हो रहा है, दे विल नॉट सक्सीड, ओके। नाउ गवर्नमेंट इन अ लॉकडाउन ऑर्डर्ड फॉर हाईली इन्फेक्शियस डिजीज कंपल्सरीली ऑल्सो ऑर्डर एवरीवन टू लाइट कैंडल। तो काफी सारे लोगों ने कल कैंडल जलाई होगी, और अब लेट अस से अगर गवर्नमेंट इसको कंपल्सरली करे, नोटिफिकेशन करे, ये तो आप लोगों ने जलाया होगा क्योंकि पीएम ने रिक्वेस्ट किया था, होपफुली इसीलिए
और वी वांटेड टू शो वी आर यूनाइटेड एंड एवरीथिंग, बट लेट अस से गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बना दिया कि एपिडेमिक है, इसलिए सबको रोज शाम को रात को 9 बजे 9 मिनट कैंडल लगानी है, कंपल्सरी है. So would that law be valid under the given epidemic act? Would it come under a necessary requirement to deal with this particular epidemic or this particular pandemic to light candles? That is not necessary. तो वो obligation के फॉर्म में अगर आ जाता है तो वो वैलिड नहीं होता. क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है जिससे कि डिजीज, ये कैंडल क्यों जलाई गई? बिकॉज वी वांटेड टू शो दैट वी आर टुगेदर इन दीज काइंड ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट? To evoke that kind of emotion that we all are together in this difficult situation the nation is facing, the world is facing rather. So everyone in India is together, we stand united, that was the intention. एपिडेमिक से रिलेटेड इसका कोई रिलेशन नहीं है. एपिडेमिक एक्ट में नोटिफिकेशन में कि इससे बीमारी ठीक हो जाएगी, इससे कोई रिलेशन नहीं. इसलिए अगर लॉ बन जाए ऐसा कि भाई सभी लोगों को रात को 9 बजे कैंडल जलाना ही जलाना है, राइट? गवर्नमेंट का ऐसा नोटिफिकेशन है एपिडेमिक एक्ट में, और फिर आप उस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपके खिलाफ एक्शन होगा क्या? ये लॉ जो है वो वैलिड ही नहीं होगा, तो एक्शन कैसे वैलिड होगा, राइट? क्योंकि एपिडेमिक एक्ट में साफ पढ़ा है हमने कि नेसेसरी एक्शन लिया जा सकता है. नेसेसरी, उस डिजीज से डील करने के लिए जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वैसा गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, राइट? नाउ लेट अस से पीएम had requested everyone to clap to appreciate the efforts of workers in forefront of our battle to COVID-19. Some over-enthusiasts came out and took out a rally on road despite government order of lockdown. ठीक है, ये भी एक्चुअली हुआ था. तो कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा ओवर इंथुजियास्ट हो गए थे, जैसे कुछ लोगों ने घरों की प्लेट्स थालियां तोड़ डाली, उनको पूरा खराब कर दिया, या उसके लिए तो क्या हो सकता है. लेकिन लेटेस्ट से जो है खूब सारी ताली बजा ली, थाली बजा ली, शंख बजा लिए, उसके बाद सड़क पे रैली निकाल ली लॉकडाउन होने के बावजूद. तो अब ये जो रैली निकाली गई है, ये लोग कहें कि भाई हम तो गुड फेथ में थोड़े भावुक होके बाहर आ गए, सेंटिमेंटल होके, राइट? मॉब मेंटालिटी सब एक साथ होके आ गए, इसलिए बाहर निकल गए. वी डिडंट रियलाइज कि यार ये तो हम ब्रीच कर रहे हैं लॉकडाउन का. तो भी इनके खिलाफ एक्शन होगा. ठीक है, ये नॉलेज, अगर आपको नॉलेज में है कि लॉकडाउन है, तो आप किसी को हार्म इंटेंड करके ही अच्छा, प्लस ग्रुप में बाहर आ रहे हैं तो ये तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, तो उसकी वजह से तो हार्म भी पॉसिबल है, ये पता ही है. तो इंटेंशन होना जरूरी नहीं है कि आप किसी को हार्म करने के इंटेंशन से ही बाहर आए. अगर आपको पता है कि ऐसा ऑर्डर है, जो कि उस वक्त सभी को पता ही था, तो आप सिंपली जोश जोश में बाहर आ गए हैं, लॉकडाउन है उसके बावजूद, तो भी आपके खिलाफ एक्शन होगा, राइट? तो वो एक अलग बात है कि पीएम ने ये रिक्वेस्ट किया था कि क्लैप करेंगे, पर उस चक्कर में आप ओवर इंथुजियास्टिक होके बाहर आ गए, तो लॉकडाउन ब्रीच हो रहा है, उनके खिलाफ सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी में एक्शन लिया जाएगा, राइट? थिंक अबाउट प्रैक्टिकल सिचुएशन. दैट इज व्हाई लॉ इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब आप लॉ पढ़ते हो और लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आप डे टू डे लाइफ में जो हो रहा है उनसे रिलेटेड सिचुएशंस के बारे में सोच सकते हो. जब आप एडिटोरियल देखो, आप कोई भी नया एडिटोरियल पढ़ोगे, कोई भी नया लॉ पढ़ोगे एडिटोरियल में, न्यूज में, तो होता क्या है कि आप उसको एक स्टडी कि आपको एक नया मटेरियल पढ़ना पड़ रहा है और पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा ना सोच के आप उस लॉ को बहुत इंटरेस्ट से पढ़िए. क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, राइट? क्योंकि आप अगर लॉ को समझते हैं, उस लॉ से रिलेटेड कितनी सिचुएशन पॉसिबल, एक सिंपल से लॉ से रिलेटेड आई हैव पुट डाउन अराउंड 10-11 सिचुएशन, और आप बहुत सी सोच सकते हैं, और कुछ तो ऐसी सिचुएशन है जो एक्चुअली हो रही है. हर लॉ से रिलेटेड कोई ना कोई सिचुएशन होती है जो आसपास हो रही होती है, और उस पर लॉ लग सकता है, एंड दैट मेक्स लॉ मोर इंटरेस्टिंग. सो थिंक अबाउट मोर फन सिचुएशन, मोर एक्चुअल सिचुएशन, क्योंकि क्लैट भी क्वेश्चंस में रियल सिचुएशन ही पूछ रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल क्लैट ने जो सैंपल पेपर 2 दिया है, उसमें फेक न्यूज से रिलेटेड टिकटॉक की जगह पिकपॉक करके इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है. तो अब जो आप भी जब लॉ को या कोई नया लॉ पढ़ते हो, तो एक्चुअल लॉ से रिलेटेड, और उससे लॉ बहुत आपके लिए भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपको चीजें याद भी रहेगी, समझ में भी अच्छे से आएंगी कि रियल लाइफ एक्चुअल सिचुएशन में या रियल सिचुएशन में ये जो लॉ है, लॉ लगेगा तो क्या हो जाएगा. तो लॉकडाउन में अगर आप, पीएम ने कहा था क्लैप करना है, पर आप रैली निकाल लिए, तो रैली में खूब सारे लोग बाहर आ गए, तो दे ऑल वुड बी लायबल. ऐसा नहीं होता ये भी बाहर आया तो मुझे क्यों स्यू कर रहे हो, इसलिए मैं भी आया, इसको देख के मैं भी बाहर आ गया. फिर लॉकडाउन है,
गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई बाहर नहीं आएगा और सब लोग बाहर आ गए तो उनके खिलाफ सेक्शन, बाहर यानी रोड पे, घर के बाहर का ऑब्लिगेशन नहीं है। लॉकडाउन का मतलब यू विल नॉट ट्रैवल हियर एंड देयर, राइट, यू विल स्टे इन योर होम एक्सेट्रा। तो अब इन दैट केस लॉ वुड बी अप्लाई, राइट। सो दैट इज वाई इन दिस केस सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वो नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सेक्शन 188 में एक्शन हो सकता है। ओके, नाउ लेट अस से ये जो लॉकडाउन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। इज द लॉकडाउन वैलिड अंडर एपिडेमिक एक्ट, राइट। तो अगर आप प्राइमरीली इमीडिएट रिस्पॉन्स आपका क्या होगा कि हाँ भाई लॉकडाउन वैलिड है क्योंकि एपिडेमिक एक्ट अलाउड करता है नेसेसरी एक्शन। तो देखो लॉकडाउन फॉर होल कंट्री का पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा अंडर दिस लॉ। हो सकता है कोई दूसरा लॉ हो इसका मतलब ये नहीं कि अभी का लॉकडाउन इनवैलिड हो गया। जो हम नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट उसमें वो वैलिड हो जाएगा। लेकिन आपको अभी सिर्फ एपिडेमिक एक्ट के बारे में सोचना है। और एपिडेमिक एक्ट में हमने क्या पढ़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पावर है कि अगर कोई इस तरह का एक्शन लिया जाना पड़े या इस तरह का कोई ऑब्लिगेशन लिया जाना पड़े तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, इट मे टेक मेजर्स एंड प्रिस्क्राइब रेगुलेशन फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ एनी शिप और वेसल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर शिप और वेसल तक ही लिमिटेड है इस प्रोविजन के हिसाब से। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑल ओवर कंट्री के लिए एक्शन नहीं ले सकती। उसके लिए किसके ऊपर ऑब्लिगेशन आएगा, स्टेट गवर्नमेंट पे ऑब्लिगेशन आएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं रेलवेज के रिगार्डिंग या ओवरऑल उस जगह के रिगार्डिंग। एक स्टेट की गवर्नमेंट दूसरे स्टेट के लिए ऑब्लिगेशन निकाल सकती है क्या? दे कैन नॉट डू दैट, राइट, दैट विल नॉट बी अलाउड। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट लॉ में किसको कितना पावर मिला है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर नहीं मिला है, राइट। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, सो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में इट इज नॉट अलाउड कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए लॉकडाउन इशू करे, राइट। Now coming back to your next question, that is an order is promulgated by public servant. So central government अगर announce करेगी तो वो valid नहीं होगा under this obligation. Even if आपको feel हो कि यार actually तो ऐसा हो रहा है ना कि central government या PM ने lockdown announce किया तो वो दूसरे law में होगा, हो सकता है valid होगा, पर यहाँ पे जो law है उसमें ये valid नहीं है. Now next is an order is promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, directing that a religious procession shall not pass down a street. ठीक है, अगर गवर्नमेंट को लगता है नेसेसरीली रिक्वायर्ड है इसलिए गवर्नमेंट को इस तरह का ऑर्डर दे रही है जिसमें कि अनाउंस किया जा रहा है दैट इस तरह का ऑब्लिगेशन रिलीजियस प्रोसेशन नहीं निकलेगा, राइट। तो इन दैट केस रिलीजियस प्रोसेशन आप नहीं निकालेंगे, ये जरूरी है और इस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर उससे फिर भी कोई पर्सन इसको फॉलो नहीं करता है रूल को और it causes some kind of problem for the government servant, then in that case government servant can be made like government servant can sue that particular person जो कि बाहर आए, right, that is the essential requirement. So these are the possible situations related to your epidemic act. Now another important act which is applicable in case of these kind of situations is disaster management act 2005, राइट। ये एक्ट भी आज की तारीख में भारत में लागू किया गया है क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन है। अब इस लॉ के तहत क्या क्या एम्पावरमेंट मिलते हैं, तो सबसे पहले तो इस लॉ में जो प्रोविजन है वो ये है कि डिजास्टर की डेफिनेशन क्या है, राइट। According to this law, disaster is a catastrophe, mishap, calamity, or grave occurrence in any area arising from natural man-made cause or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to destruction of property or damage to degradation of environment and is of such a nature of magnitude as to be beyond the coping capacity of community. तो अभी जो ये डिजीज हो रही है, राइट, वुड अ पेंडेमिक कम अंडर द डिजास्टर्स डेफिनेशन। पेंडेमिक का मतलब ही ये हुआ कि बहुत बड़े लेवल पे कम्युनिटी को अफेक्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इट विल कम अंडर अ कैटेगरी ऑफ डिजास्टर, राइट। अगर कोई ऐसी इस तरह की बीमारी फैल रही है जिसके लिए बीमारी है, जैसे मलेरिया हो गया, राइट, या डेंगू भी होता है, तो अब डेंगू अगर हो रहा है या मलेरिया हो रहा है तो अब आज की तारीख में इंडिया एज अ कंट्री सफिशिएंटली empowered to deal with these kind of cases. So automatically वो पेंडेमिक सिचुएशन में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि वो डिजीज आउट ऑफ कंट्रोल है, और जैसे अब इस केस में कोविड के केस में अभी तक तो कोई इलाज भी नहीं है, राइट, एवरीवन इज
think with regard to what are the possible actions which can be taken, right? So because of that, automatically it come under the category of disaster, right? So it can be asked, जैसे for example let us say अगर ऐसा कोई disaster है जो कि beyond the coping capacity, राइट, तो एपिडेमिक आ सकता है, तो उसको आप डिजास्टर में डाल सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक आता है जिसमें कि पूरी की पूरा जो है 3-4 स्टेट्स हाईली इम्पैक्ट हो गए हैं, तो अर्थक्वेक तो आके चला गया, पर उससे डील करने के लिए जो बहुत बड़ा डैमेज हुआ है उसको भी एपिडेमिक में डाला जा सकता है, राइट? उसको भी डिजास्टर में डाला जा सकता है, बिकॉज बियॉन्ड कोपिंग कैपेसिटी। तो ये तय करना कि कोपिंग कैपेसिटी के बाहर है कि नहीं, वैसे गवर्नमेंट के बेसिस पे हो, गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। लेकिन हमारे लिए एग्जाम में क्वेश्चन इलॉबरेट करके आएगा कि भाई ये इसके लिए गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड नहीं है और इसके लिए गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड है और कई सालों से होता रहा है, तो इसका मतलब होगा कि गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड होगी तभी कई सालों से इस चीज से डील कर रहे हैं। जब फ्लड आते हैं तो वो एग्जैक्टली उसमें भी डिजास्टर का अनाउंसमेंट हो सकता है जब इतना बड़ा हो या इतने बड़े लेवल पे हो कि गवर्नमेंट की रीजनेबल कोपिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड है, तो उसको डिजास्टर अनाउंस किया जा सकता है, राइट? तो इट विल, दिस पेंडेमिक विल कम अंडर डिजास्टर। नाउ लेट अस से, नाउ व्हाट इज द पावर गिवन? देखो वैसे तो इस लॉ में आई एम नॉट एडेड इन द डॉक्यूमेंट, बट ये जो लॉ है, इस लॉ में 3 लेवल पे डिजास्टर होने पे काम करने के लिए अथॉरिटी बनाई जाती है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, एक स्टेट लेवल पे होता है, एक सेंट्रल लेवल पे होता है। सेंट्रल लेवल पे जो अथॉरिटी होती है उसको नेशनल अथॉरिटी कहते हैं, राइट? तो चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल अथॉरिटी मैंने लिखा है यहाँ पे, लिखा हुआ है। लेकिन इसी तरीके से स्टेट अथॉरिटी होगी जहाँ पे चेयरपर्सन सीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होगी जहाँ पे चेयरपर्सन मजिस्ट्रेट होगा या अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट होगा। तो नेशनल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी और जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, इनकी ये ड्यूटी होती है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाएं या एक कमिटी बनाएं और वो और एक फिर एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाएं और फिर ये कमिटीज मिलके एक्शंस लें या रिकमेंडेशंस दें, एक प्लान बनाएं कि इस एपिडेमिक से या डिजास्टर से कैसे डील किया जाएगा, राइट? तो उस प्लानिंग के तहत इस पर्टिकुलर लॉ में जो चेयरपर्सन ऑफ नेशनल अथॉरिटी जो कि पीएम होता है, राइट? ये आपके लीगल जीके में भी काम आ सकता है कि चेयरपर्सन ऑफ नेशनल अथॉरिटी इन केस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कौन होगा? द पीएम वुड बी द चेयरपर्सन। शैल, इसमें भी ये कंपल्सरी ऑब्लिगेशन है, ठीक है? द पीएम शैल in the case of emergency have power to exercise all or any of the powers of national authority, but exercise of such power shall be subject to acts ex post facto ratification by the national authority। यानी नेशनल अथॉरिटी की एक कमिटी है, उस कमिटी के परमिशन के बिना या उसकी मीटिंग के बिना पीएम ने कोई चीज अनाउंस कर दी, लेकिन वो अनाउंसमेंट तभी तक वैलिड रहेगा जब तक कि वो अनाउंसमेंट जो है एक्स पोस्ट, बाद में, लेटर भी, जैसे आज अनाउंसमेंट हुआ उसके 3 दिन बाद भी अथॉरिटी मिलके उसको अप्रूव करना भी जरूरी है, राइट? तो अप्रूवल के बाद कोई भी इमरजेंसी के हिसाब से कोई भी एक्शन अनाउंस किया जा सकता है। तो जो पीएम का लॉकडाउन अनाउंस हुआ है वो इस प्रोविजन के तहत वैलिड हो सकता है, राइट? पीएम के द्वारा लॉकडाउन अनाउंस किया गया। बाकी अंडर एपिडेमिक एक्ट स्टेट ही एक्शन ले सकती थी, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नेशनल अथॉरिटी भी एक्शन ले सकती है, स्टेट अथॉरिटी भी एक्शन ले सकती है और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी भी एक्शन ले सकती है। ओके, subject to this provision of this act, the central government shall take all such measures। तो जैसे आपको लगता है कि भाई एपिडेमिक या डिजास्टर हो गया है और डिजास्टर में स्टेट जो है कुछ एक्शन नहीं ले रही है या ढंग से एक्शन नहीं ले रही है, तो अब ये है शैल टेक मेजर्स, यानी उनके पास ऑप्शन नहीं है कि देख लेंगे, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। अगर डिजास्टर जैसी सिचुएशन है तो कोई लेमैन भी कोर्ट में जाके स्टेट को ये कह सकता है कि ये एक्शन ले, स्टेट को ऑर्डर किया जाए कि ये एक्शन लें, क्योंकि स्टेट के पास ऑप्शन नहीं है कि मे बी विल टेक द एक्शन और मे बी विल नॉट टेक द एक्शन। स्टेट को एक्शन लेने ही पड़ेंगे, इट इज एन ऑब्लिगेशन। तो उल्टा अगर स्टेट कोई एक्शन नहीं लेता है, अथॉरिटी या नेशनल अथॉरिटी कोई एक्शन नहीं लेती है, तो आप उनको कह सकते हो या इस लॉ का वायलेशन होगा, क्योंकि दे हैव टू टेक द मेजर्स इन केस व्हेन अ डिजास्टर कम्स। ओके, सो दैट्स एन ऑब्लिगेशन। ईच स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट की भी ऑब्लिगेशन है कि नेशनल अथॉरिटी की गाइडलाइन फॉलो करे। तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? इमीडिएटली
सेंट्रल अथॉरिटी जो है, नेशनल अथॉरिटी ने लॉकडाउन अनाउंस किया, पर स्टेट गवर्नमेंट ने फॉलो करने से मना कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट अथॉरिटी ने कहा कि भाई सारे जो इनकमिंग प्लेन्स हैं उनको बंद कर दिया जाए, राइट। वैसे तो एयरपोर्ट्स जो हैं वो एनीवेज भी सेंट्रल के अंडर आते हैं, बट लेट अस से कोई पर्टिकुलर एयरप्लेन के लिए या प्लेन की लैंडिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन अलाउड है ना, इन दैट केस, या रेलवेज के केस में, या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ने, कोई भी सेंट्रल नेशनल अथॉरिटी ने नेशनल लेवल पे लॉकडाउन अनाउंस किया है और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि उसको फॉलो करने को तैयार नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो करने से मना कर देती है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उस स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी केस हो सकता है, राइट। क्योंकि अंडर दिस लॉ स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की या नेशनल अथॉरिटी की इस ऑब्लिगेशन को फॉलो करना पड़ेगा। दे हैव टू टेक द एक्शन। शैल का मतलब ये हुआ कि उनके पास ऑप्शन नहीं है कि शायद फॉलो करें, शायद फॉलो नहीं करें तो भी चलेगा। दे हैव टू फॉलो दिस एक्शन, राइट। अगर कोई नेसेसरी डीम्स नेसेसरी, एंड खुद स्टेट्स भी फर्दर नेसेसरी एक्शन ले सकती है। सेंट्रल नेशनल अथॉरिटी का तो ऑब्लिगेशन फॉलो करना ही पड़ेगा स्टेट को, और खुद भी कोई एक्शन लिए जा सकते हैं। सो नाउ वुड द लॉकडाउन अनाउंस बाय पीएम बी वैलिड? यस, राइट। और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी फॉलो करना पड़ेगा, नेशनल लेवल पे होने के बावजूद द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो हैज टू फॉलो। नाउ नेक्स्ट इज, लेट अस से स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग, वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दिस, तो इन दैट केस would they be right? No, right. This is not within their right, because according to this law state governments are bound by whatever order is given by the national authority. Now next law under this particular act is that the national authority may constitute an advisory committee consisting of experts in the field, if this is the law, और नेशनल अथॉरिटी ने कोई एडवाइजरी कमिटी अपॉइंट ही नहीं करी है, ठीक है, और अपने हिसाब से ही वो मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो can we say this law has been violated? This law has not been violated. Why this law has not been violated? Because national authority may constitute, right? May constitute का मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि वो एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे ही करे। दिस इज अ मे, शैल नहीं लिखा है, तो एडवाइजरी एक्सपर्ट की कमेटी नहीं भी अपॉइंट करी है, फिर भी गवर्नमेंट अपने हिसाब से एक्शन ले रही है, तो भी वो वैलिड है, उसको गलत नहीं माना जाएगा इस लॉ के हिसाब से। आपको जनरली क्या लगता है कि यार अगर कोई डिजास्टर है उसमें एक्सपर्ट से तो पूछना ही चाहिए, वो एक जनरल चीज है, पर इसमें नहीं लागू होगा क्योंकि इस लॉ के हिसाब से मे लिखा है, राइट। देन नेक्स्ट इज national authority shall recommend guidelines for minimum standards of relief to be provided to person affected by disaster, which shall include minimum requirement, food, relief camp, etc. etc. एक्सग्रेशिया वर्ड का मतलब होता है कंपनसेशन पे करना, पैसा या कुछ अमाउंट, कुछ हेल्प देना। वैसे तो गवर्नमेंट ने इमीडिएटली लॉकडाउन अनाउंस करने के बाद ही काफी सारे रिलीफ्स अनाउंस कर दिए थे, लेकिन लेटेस्ट से पेंडेमिक सिचुएशन आ गई और गवर्नमेंट ने कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट या मिनिमम गाइडलाइंस नहीं दी है। जैसे गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि हाथ धोना है, कि ये डिजीज कैसे फैलती है, क्या क्या ध्यान रखना, सिंपली सिर्फ लॉकडाउन अनाउंस कर रखा है। तो कैन एनीवन गो टू कोर्ट एंड आस्क दैट कि भाई इसके रिगार्डिंग स्टेट को ये करना चाहिए या गाइडलाइन देनी चाहिए? तो यू कैन गो टू कोर्ट एंड इट वुड बी, अगर मिनिमम गाइडलाइन या मिनिमम स्टैंडर्ड्स की गाइडलाइन स्टेट नहीं देता है, गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो इस लॉ का वायलेशन होगा। क्यों वायलेशन होगा? क्योंकि ये लिखा है कि शैल रिकमेंड गाइडलाइंस, यानी उनको बेसिक गाइडलाइंस तो उस डिजास्टर से डील करने की देनी ही पड़ेगी कि इस तरह के डिजास्टर में बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिलीफ कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं। सिंपली लॉकडाउन अनाउंस कर लेना सफिशिएंट नहीं होगा, राइट। यू हैव टू अनाउंस कि अगर आपको एसेंशियल्स चाहिए तो क्या क्या कहाँ जाना पड़ेगा, कितने एसेंशियल्स है, उसमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, क्या बेसिक चीजें अलाउड होंगी, फूड, एग्रीकल्चर, ये बेसिक चीजें हैं जो अलाउड होगी, ये सब इस लॉ में मेंशन्ड है। सो इट्स शैल रिकमेंड, तो ये कंपल्सरी ऑब्लिगेशन है, स्टेट को ऐसा करना पड़ेगा। समवन, अगर किसी ने जॉब लूज कर दी है और वो नेशनल अथॉरिटी को स्यू करता है कि आपने मेरी जॉब इंश्योर नहीं करी है, तो दे शुड हैव इंश्योर्ड दी जॉब, इसके लिए उनके खिलाफ केस हो सकता है क्या? डज दिस लॉ विच सेज दैट द नेशनल अथॉरिटी शैल रिकमेंड गाइडलाइंस फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ टू बी प्रोवाइडेड टू पर्सन्स अफेक्टेड बाय डिजास्टर, which shall include minimum requirement for relief camp or special provision for widows and orphans, ex gratia assistance on account of loss of life,
on account of damage to houses, restoration of means of livelihood. Restoration of means of livelihood का मतलब जॉब लूज हो गई है, उसके रिगार्डिंग क्या रिलीफ है, वो मेरा जॉब खो गया है, जॉब मेरा चला गया है, उसके रिगार्डिंग मैं अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट गवर्नमेंट को ये कह सकती हूँ क्या, या नेशनल अथॉरिटी को ये कह सकती हूँ कि कह सकती हूँ क्या कि मुझे कंपल्सरी मेरा जॉब वापस रीअलोकेट होना चाहिए या मुझे वापस जॉब मिलना चाहिए. वुड दैट बी एन ऑब्लिगेशन? तो वो देखो लॉ क्या है, शैल रिकमेंड गाइडलाइंस कि इनको वापस सही कैसे किया जाए. इसका मतलब ये नहीं है कि शैल प्रोवाइड द जॉब, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड, लॉ को ढंग से पढ़ना है. ऑफ कोर्स रिस्टोरेशन ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के तरीके क्या हो सकते हैं, स्टेट को ये रिकमेंड करना पड़ेगा, राइट? उसके लिए पैकेजेस देने पड़ेंगे, लेकिन जॉब चली गई उसके लिए गवर्नमेंट इंश्योर करे कि उसे वापस जॉब मिले ही मिले, ये ऑब्लिगेशन में नहीं है, राइट? दे हैव टू गिव गाइडलाइंस. दे आर नॉट सपोज टू इंश्योर लाइवलीहुड वापस मिले ही मिले, उसके रिस्टोरेशन की गाइडलाइन देना जरूरी है. तो कोई पैकेज निकाल दिया, कोई लोन जैसे आगे कर दिया, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, लेकिन जॉब वापस श्योर हो, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस लॉ, राइट? देन सिमिलरली national authority may, in case of disaster of severe magnitude, recommend relief in repayment of loans or for grant of fresh loans to the person affected by disaster. तो अब जो है Y है उसका लोन का इंस्टॉलमेंट बाकी है, और वो क्योंकि लॉकडाउन हो गया है डिजास्टर की वजह से, इसलिए वो कुछ कमा नहीं पा रहा है, तो अपना लोन का इंस्टॉलमेंट कैसे भरेगा, EMI कैसे भरेगा. तो अब वो कह रहा है कि भाई नेशनल अथॉरिटी को ये जरूरी था कि इस तरह का प्रोविजन निकाले. वैसे गवर्नमेंट ने निकाला है, आई बिलीव सो, इफ यू आर रीडिंग जीके, इफ नॉट यू आर रीडिंग जीके, सो यू वुड नो दिस. बट लेट अस से गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं निकाला गाइडलाइन, और या ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया है, और कोई पर्सन है जो कहता है कि नहीं मुझे तो आपको लोन डेफर कराना पड़ेगा या लोन की हेल्प देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा. तो विल दैट बी नेसेसरली कंपल्सरीली बी, can that be demanded from the government under this provision? No. Why? Because the law says may. Let us say यहाँ पे may की जगह मैं कर दूं shall, एग्जामिनर आपको लिख दे shall, तो अब in that case they have to provide the relief or not? Then also relief नहीं provide करना है, because they have to, national authority का काम सिर्फ recommend करना है, अथॉरिटी का काम रिलीफ देना नहीं है, वो रिलीफ रिकमेंड करेंगे. रिकमेंडेशन का मतलब आप सुझाव दोगे, सुझाव देना कंपल्सरी, राइट? तो शैल आ भी गया तो भी रिकमेंड को मत भूल जाना, राइट? तो रिकमेंडेशन ही देनी है, इट इज नॉट नेसेसरी कि रिलीफ उनको देना ही पड़ेगा, राइट? विथ रेस्पेक्ट टू लोन्स एंड राइट एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू द डिजास्टर मैनेजमेंट. नाउ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट एंड अकाउंटिंग. अगर गवर्नमेंट चाहे तो जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी काम देती है किसी को, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो गवर्नमेंट को प्रॉपर टेंडर अनाउंस करना पड़ता है, प्राइसिंग अच्छी देखनी पड़ती है, क्वालिटी चेक करके प्रॉपर फिर अनाउंस किया जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट करती है, टेंडर देती है, राइट? ऐसा आइडियली सिचुएशन होना चाहिए, वो ड्यू प्रोसेस होता है. इसीलिए अगर ये प्रोसेस नहीं फॉलो किया जाता है तो जनरली ये माना जाता है कि कोई ना कोई करप्शन हुआ होगा, घोटाला हुआ होगा, तभी गवर्नमेंट का ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया. लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो गवर्नमेंट को ये एम्पावर करता है कि whereby reason of any threatening disaster situation or disaster, national authority, state or district authority satisfied that immediate procurement of provisions or material or immediate application of resources are necessary for rescue or relief, it may authorize the concerned department or authority to make the emergency procurement in such case. यानी कि गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट को एम्पावर कर सकती है, चाहे तो कर सकती है कि वो बिना किसी जो ट्रेडिशनल तरीका है टेंडर वगैरह निकाल के, जैसे फॉर एग्जांपल अभी गवर्नमेंट को, जो कि आगे मैंने क्वेश्चन भी ऐड किया है कि भाई अभी गवर्नमेंट को मेडिकल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट चाहिए, राइट? पीपीई की डिमांड्स है, और इसलिए गवर्नमेंट किसी भी सेलर को डायरेक्टली उसकी क्वालिटी चेक करने के बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देती है. कल को जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया वो मंत्री जी का जान पहचान का निकल जाता है, तो भी उस केस में गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि वो एक इमरजेंसी सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट को जरूरी लगता है तो गवर्नमेंट किसी को भी ये चीजें प्रोवाइड करने के लिए बोल सकती. मे बी दूसरा कोई लॉ है जिसमें
action could be taken, but for now no action would be allowed under this law, because ये law तो allow करता है कि आपको regular procedure follow करने की जरूरत नहीं है. You need not follow the standard procedure immediately, क्योंकि वो चीजें compulsorily urgently फटाफट चाहिए उस disaster से deal करने के लिए. गवर्नमेंट किसी को भी ये कॉन्ट्रैक्ट हैंड ओवर कर सकती है, राइट. दैट कैन बी डन. The next is offenses and penalties, right? अगर कोई भी पर्सन लॉकडाउन की से रिलेटेड कोई सिचुएशन नहीं फॉलो करते हैं, राइट, इन दैट केस उनके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकता है. तो ये लॉ अप्लाई होगा दोज हु आर नॉट फॉलोइंग लॉकडाउन उनके लिए, दोज हु आर नॉट फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग, या दोज हु आर नॉट प्रैक्टिसिंग फॉलोइंग और सोशल डिस्टेंसिंग की प्रैक्टिस आप घर पे नहीं फॉलो कर रहे हो या घर के बाहर नहीं फॉलो कर रहे हो. तो इस लॉ के अंदर वायलेशन कब होगा? जब आप घर के बाहर नहीं कर रहे हो, राइट. घर के अंदर के केसेस में नहीं अप्लाई होगा. अनटिल अनलेस डिजास्टर ऐसा है जिसमें है कि सब लोग अपने अपने कमरे में बंद रहेंगे, कोई बाहर ही नहीं निकलेगा, एक दूसरे के पास भी घर में भी नहीं आएगा, तो प्रोबेबली विल बी रिक्वायर्ड. अगर ऐसी कोई डिजीज आ जाए तो प्रोबेबली उस तरह का एक्शन भी लेना पड़ सकता है, गवर्नमेंट का ऐसा नोटिफिकेशन आ जाए. बट फॉर नाउ जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, अगर उसको कोई नहीं फॉलो करता है या गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को ना फॉलो करने वाले, या गवर्नमेंट अपना लॉ लागू करने की कोशिश कर रही है और उसको भी कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो उसके खिलाफ अंडर सेक्शन 51 एक्शन लिया जा सकता है, राइट. गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू टेक एक्शन. अगर कोई भी गवर्नमेंट का काम करने से गवर्नमेंट को रोके, ऐसे डिजास्टर से रिलेटेड कामों को करने से रोके, या जो अनाउंसमेंट्स किए गए हैं उनको फॉलो ना करे तो, राइट. नाउ नेक्स्ट प्रोविजन इज पनिशमेंट फॉर फॉल्स क्लेम. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. अगर कोई भी पर्सन ऐसा कोई भी फॉल्स क्लेम करता है या कोई फॉल्स अनाउंसमेंट करता है, राइट, ये है फॉल्स क्लेम के रिगार्डिंग कि भाई ये दवाई लो, इससे ठीक हो जाएंगे, राइट. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि भाई आप जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करोगे, इससे आपको एपिडेमिक में इम्पैक्ट नहीं होगा, और इस तरह की बात को फैला रहे हैं. बट यहाँ पे ध्यान रख रहा है विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स. बट ऑफ कोर्स बीमारी जैसे डिजास्टर में ये कहना कि रिलीजन से रिलेटेड या कोई ऐसा नुस्खा जो प्रूवन नहीं है वो आप यूज करो तो उससे आप ठीक हो जाओगे, जबकि न्यूज़पेपर में आ रहा है, सब जगह आ रहा है कि इस बीमारी का फिलहाल इलाज नहीं है, राइट. इम्यूनिटी से ठीक हो रहा है, कोई सेट मेडिकेशंस नहीं है. तो इन दैट केस ऑटोमेटिकली ऐसी कोई इंफॉर्मेशन फैलाएगा तो अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, राइट. सिमिलरली अगर कोई ये कहे इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए कि भाई आप अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए ये चीजें ले सकते हैं, ये कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रीन टी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है. आई एम नॉट स्प्रेडिंग दिस इन्फॉर्मेशन और एनीथिंग. लेट अस से इम्यूनिटी के लिए गुड फेथ में कोई कहता है कि इम्यूनिटी के लिए यू शुड ड्रिंक दिस और दैट, तो दैट इज नॉट अ फेक थिंग, राइट. अ पर्सन इम्यूनिटी इंप्रूव करना इज नॉट सेइंग कि इससे बीमारी ठीक हो जाएगी. दीज टू आर डिफरेंट थिंग. तो ये इन्फॉर्मेशन फैलाना कि इनसे इम्यूनिटी ठीक होगी, ये तो वैलिड है, पर ये इन्फॉर्मेशन फैलाना कि इससे बीमारी ठीक हो जाएगी, जबकि वो एक प्रूवन तरीका नहीं है बीमारी ठीक करने का, जो कि आपको पता है या आपको रीजन है आपके पास बिलीव करने का कि ऐसा नहीं है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले के खिलाफ भी एक्शन होगा अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. And now the last provision under for today's class, that is punishment for false warning. अगर कोई भी पर्सन कोई भी तरह का झूठी इंफॉर्मेशन फैलाता है, कोई भी ऐसी बात फैला रहा है जिससे पैनिक हो जाए इससे, और झूठी होनी चाहिए, राइट, फॉल्स अलार्म और वार्निंग एज टू द डिजास्टर सीवियरिटी और मैग्नीट्यूड. जैसे किसी ने कहा कि भाई आप लोग तो है, अब सब लोग जो है दुखी रिपेंट करिए क्योंकि अब सब खत्म होने वाले हैं, अपने सब दोस्तों से माफी मांग लो क्योंकि अब जिंदा नहीं रहेंगे, राइट. जो भी गलतियां की हैं उनके लिए पश्चाताप कर लीजिए, रिपेंट कर लीजिए, क्योंकि अब तो इस तरह के इमोशनल मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं एक दूसरे को, धरती खत्म होने वाली है या पूरी दुनिया में सब लोग मरने वाले हैं, ऐसा कुछ डिजास्टर लाइक सिचुएशन के दौरान, जिससे कि सिचुएशन और ग्रेव हो जाएगी, पैनिक हो जाएगा. तो ऐसी इंफॉर्मेशन फैलाने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, राइट. तो उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मैसेज कर रहा है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या होगी, राइट, चैलेंज फैला रहे हैं, व्हाट इज योर हैशटैग मेक योर लास्ट विश बिकॉज एनीवेज वी आर गोइंग टू डाई. तो
एनीवेज वी आर गोइंग टू डाई तो अलग बात होगी, बट बिकॉज ऑफ दिस एपिडेमिक वी आर 101% गोइंग टू डाई, इस तरह की इंफॉर्मेशन गुड फेथ में भी फैलाना कि ये तो ट्विटर चैलेंज हम चला रहे हैं, तो ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे चैलेंजेस नहीं चलाए जा सकते, ठीक है। सम चैलेंजेस वेयर पीपल वर doing very unhygienic things, these challenges are not okay, they will, these people जो इस तरह की चीजें फैलाएंगे, they will be punished under disaster management act। लेकिन सिंपली न्यूज देना कि भाई इतने लोग बढ़ गए हैं, आपके आसपास इस तरह के पेंडेमिक के ये लोग पाए गए हैं, या आपको ये चीजें का ध्यान रखना है वरना आप बीमार होके मर जाएंगे, दैट इज वैलिड। जो ट्रुथ है उसको फैलाना would not make it a case of punishment for false warning। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन फैलाई जाएगी जिससे पैनिक होगा, लेकिन वो फॉल्स होनी जरूरी है, राइट। इस तरह की इंफॉर्मेशन जो कि फॉल्स है, इनसेंसिबल है, तो इस लॉ के अंडर एक्शन होगा। सिंपली आप इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई बात बता रहे हैं या एक्चुअली जो सिचुएशन है, ट्रू सिचुएशन बता रहे हैं कि भाई जैसे किसी ने कहा कि भाई डेवलप्ड नेशंस में इतने लोग मर गए तो भारत तो कैसे डील कर पाएगा, तो ये ट्रुथ है कि डेवलप्ड नेशन में ऐसे हुआ है, भारत कैसे डील करेगा वो अब देखा जाएगा, राइट। वो वी आर गोइंग थ्रू इट राइट नाउ, बट इसके लिए ये नहीं हो सकता कि आपने भारत की इंसल्ट कैसे कर दी और आप पैनिक फैला रहे हो, राइट। सो दैट इज वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो नया लॉ है इसके अंदर फॉल्स अलार्म जो है या फॉल्स वार्निंग जो है वो फैलाने में एक्शन लिया जाएगा, राइट। So that is with regards to today's class, I'll leave you with the question कि let us say कोई भी पर्सन ने ऐप बनाई है और वो ऐप जो है वो बार बार पर्सन को रिमाइंडर देती रहती है कि एपिडेमिक है, लॉकडाउन है, बाहर मत जाना, यू विल गेट इन्फेक्टेड एंड दैट इज वाई विल सफर डैमेज, इस तरह की कोई ऐप है वो, अगर और वो ऐप जो है वो अगर लोगों को बार बार याद दिलाती है कि आप लॉकडाउन में हो और एपिडेमिक सिचुएशन है, would that app come under the violation of this particular law, that punishment for false warning, right? That is your question for this class. You can answer for this question in the comment section. I'll re-put the question that अगर कोई ऐप है जो कंटिन्यूसली, जैसे अगर आपने हेल्थ ऐप देखी होगी अपने आपके मोबाइल में, तो इट कीप्स ऑन रिमाइंडिंग गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक इफ यू डोंट वॉक टू मच, तो इन दैट केस सिमिलरली वो जो ऐप है वो कंटिन्यूसली रिमाइंडर देती है कि एपिडेमिक फैल गया है, ध्यान रखो, एपिडेमिक है, ध्यान रखो। तो अब इन दैट केस अगर एपिडेमिक फैल गया है, ध्यान रखो, इस तरह की ऑब्लिगेशन डाली जा रही है बार बार, उसमें याद रख कराया जा रहा है, वुड दैट रिजल्ट इनटू काइंड ऑफ पैनिक सिचुएशन क्रिएटिंग अमंग मासेस एंड एवरीथिंग, एंड वुड दैट मेक अ केस ऑफ पनिशमेंट फॉर फॉल्स वार्निंग, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जब मैं लूंगी तो आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। इफ यू आर वाचिंग दिस ऑन यूट्यूब, then in that case do like and subscribe, like the video and subscribe to our channel, and hopefully you enjoyed this video. Study hard and best of luck for your CLAT preparation.